Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about branches of biology. बायोलॉजी 9th क्लास में जब हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक, तो बायोलॉजी की उसका इंट्रोडक्शन एंड देन उसकी डेफिनेशन के बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है बायोलॉजी की ब्रांचेस, उर्दू में जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी की शाखें। कि बायोलॉजी की कितनी शाखें हैं उसको आज डिस्कस करेंगे और उनकी अलग अलग डेफिनेशन, और मैं आपको आखिर में एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप उनको याद कर सकते हैं बिना उस पर रट्टे लगाए, या इस तरह से लाइफ टाइम के लिए आप कैसे एक एक ब्रांच को याद कर सकते हैं कि इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे, इस ब्रांच में क्या नहीं पढ़ेंगे। तो एंड तक वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अब साइंस में ज़्यादातर जो इनके चीज़ों के नेम होते हैं उसी में इसका मतलब भी होता है। जैसे अब यहाँ पर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ लफ्ज़ जो है ये शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जहाँ पर भी आएगा इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म, उनके शेप्स और उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मतलब इसमें हम किसी ऑर्गेनिज़म को उसके साख्त की बिना पर, उसकी शक्ल की बिना पर, शेप, उसकी बॉडी शेप क्या है, हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म को जो पढ़ेंगे तो उनमें क्या कंपेयर करके पढ़ेंगे कि उनकी जिसामत कैसी है, उनकी साख्त कैसी है, बने किस चीज़ से हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ये है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म, शेप, इस बेस पे तो हमने पढ़ लिया कि ये ऑर्गेनिज़म लंबा है, ये ऑर्गेनिज़म इसकी शेप ऐसी है, इसके फीदर्स हैं, ये रनिंग ऑर्गेनिज़म है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज़म को हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे पढ़ें कि इसका हार्ट कितने चैम्बर है, उसका हार्ट कितने चैम्बर है, इसकी किडनी और स्टमक कैसा है, इसकी किडनी और स्टमक ऐसा है, तो इस तरह से जब ऑर्गेनिज़म को कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं टू स्टडी ऑर्गेनिज़म ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, आया वो डिफरेंस है या वो डिफरेंट है या वो एक जैसे हैं। तो ये सारा पढ़ना जो है ये एनाटॉमी की फील्ड में होगा। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के दरमियान मेन फ़र्क ये है कि मॉर्फोलॉजी में हम शेप, साइज, स्ट्रक्चर इसको पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं। तो बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं प्लांट्स और एनिमल की टिश्यूज़ को पढ़ना, उनके फंक्शन क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं और क्या डिफरेंसेस हैं एनिमल और प्लांट की टिश्यूज़ में। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ किन में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यू, देयर कंपोजिशन एंड देयर फंक्शन। क्लियर। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो वर्ड है फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल बेस पे इसकी स्टडी करेंगे। अब कौन सा ऑर्गन की स्टडी तो हमने एनाटॉमी में कर ली कि ये ऑर्गन, इनके डिफरेंसेस हैं। अब कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करे, क्या काम कर रहा है, इसको हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल में न्यूक्लियस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जैसे इस वर्ड से ही पता चल रहा है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियो को। इसकी डेफिनेशन है कि एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द एम्ब्रियो एंड फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो को हम इसमें कंपैरेटिव इनकी स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो बनती कैसे है, उससे एक मैच्योर मतलब एक
न्यू फीटस या न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसकी डेवलपमेंटल सारी स्टेजेस को हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, ये सारे प्रोसेसेस हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें कंपैरेटिव भी हम स्टडी कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो की स्टेज पर कैसी होती है और उनमें डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी टेक्सा से निकला है। टेक्सा वर्ड का मतलब है, तो टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, उनको साइंटिफिक नेमिंग, टेक्सोनॉमी असल में ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए इस फील्ड को रखा गया है। जब ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो रहे थे तो उस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, जैसे फाइलम, क्लासेस, इनमें। तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम जो है इसके लिए, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस सारे को हम जब स्टडी करते हैं, ये भी कंपैरेटिव स्टडी इसमें हो सकती है। साइंटिफिक नेमिंग जो हम दिए हैं हमने, जैसे इंसानों को होमोसेपियंस और रोज़ को जो फ्लावर है उसको रोज़ा इंडिका, इस तरह से जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं ताकि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इनको मतलब एक ही नाम से इनका पता चले, इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी ये हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ सेल। अब स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल्स, उनके ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल, जैसे प्लांट सेल अलग होते हैं, एनिमल सेल अलग है, बैक्टीरियल सेल अलग है। इन डिफरेंट सेल्स को पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर, माइक्रोसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। और इनमें ऑर्गेनेल्स भी इस तरह से डिफरेंट है। प्लांट सेल में ऑर्गेनेल और होते हैं, एनिमल सेल में और होते हैं। इनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो सेल की थ्रू आउट जितनी भी स्टडी है इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इस फील्ड को साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। साइटोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में फॉसल्स की स्टडी करते हैं। अब फॉसल्स एनिमल की भी, प्लांट्स की भी, क्योंकि बायोलॉजी में हम दोनों बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को लेकर चलते हैं। पैलेंटियोलॉजी में हम फॉसल्स की स्टडी करेंगे। डिफरेंट फॉसल जो पास्ट से लिए गए हैं तो उनकी हम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे। प्लांट की अगर हम पैलेंटियोलॉजी लें, प्लांट की अगर फॉसल्स की स्टडी करें तो उसे पैलेंट बॉटनी कहते हैं। और एनिमल्स की अगर हम स्टडी करें, उनके फॉसल्स की, उनके डेड रिमेन्स की, तो उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट जिनको अभी बायोलॉजी में मतलब 9th में उनका वो इनरोल हुए हैं और उनको बायोलॉजी का इतना नहीं पता, तो फॉसल्स मैं बता दूँ, डेड रिमेन्स जो हमारे पास एक जानवर जैसे डायनासोर्स हैं वो हज़ारों साल पहले मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें पता है, उनके एविडेंसेस हैं कि वो कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, क्या खाते पीते थे। तो ये उनके डेड रिमेन्स जो उनकी हड्डियाँ, उनकी बाकियात जो रह गई हैं, उनसे हम एक्सपेरिमेंट करके, उनको देख कर, कंपेयर करके, जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट को जो इन फॉसल्स को पढ़ते हैं, पता चलता है कि कितने अरसे पुराना ये जानवर है, कहाँ के हैं ये। आपने अक्सर ये टीवी वगैरह में रिपोर्ट्स देखी होगी कि मिस्र में या कहाँ पर कहाँ इतने साल पुराने बाकियात मिल गए हैं, या इंसानों के ढांचे के या जानवरों के, ये वो। तो ये इसमें इसकी स्टडी होती है पैलेंटोलॉजी में। तो प्लांट की अगर हम कोई हमें डेड रिमेन मिल जाए, कोई बहुत पुराना दरख्त मिल जाए, उनके बाकियात मिल जाएँ, तो पैलेंट बॉटनी। एंड एनिमल्स के अगर हमें मिल जाए, कोई बहुत पुराना जानवर, उसकी हड्डियाँ मिल गई हैं हमें, तो उसकी अगर हम उस पर रिसर्च करें, स्टडी करें, तो पैलेंटोलॉजी की फील्ड में होगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जैसे इसके भी वर्ड में डिनोट है, इम्यून से निकला है, मतलब उर्दू में जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत। तो इम्यूनोलॉजी इस ब्रांच में, ये बायोलॉजी की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम या बॉडी का डिफेंस सिस्टम। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो फॉरेन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो हमारा सिर्फ टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हमें बुखार हो गया है। वरना तो डेली रूटीन में कितने सारे हम इनहेल करते हैं, सांस के ज़रिए हम अंदर जरासीम लेकर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं होता। तो वो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ लड़ रही होती है। तो
जितनी ज़्यादा हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा सर्दियाँ आ गई हैं तो फ़लाँ बंदा ज़्यादा बीमार होता है, फ़लाँ बंदा ज़्यादा नहीं होता। हालाँकि सर्दियाँ दोनों पे एक जैसी आई हैं। तो जो ज़्यादा बीमार नहीं हो रहा उसका ये वाला इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम मतलब किसी का डिसीज़ के अगेंस्ट किसी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है, इतना ही वो बंदा इम्यून होगा। तो हम इस सब को इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिसीज काजिंग है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से इम्यून सिस्टम वीक होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, कौन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम फ्लॉप हो जाता है उनके आगे। ये सारी एक अलग ब्रांच है, इम्यूनोलॉजी में हम इसको पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं इसकी जब हम स्टडी करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा अर्थ पर ये इस क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं इंसेक्टा। तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जितने भी ज़्यादा हैं उन सब की जो हम स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ, उनका लाइफ साइकिल और वो कौन कौन सी डिसीजेस काज करते हैं, ये सब हम एंटोमोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जैसे हमें जेनेटिक वर्ड का पता है, जीनियात या हम कहते हैं वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में आती हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स जो हैं इनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक बच्चे के आई कलर ग्रीन क्यों है, क्या उनके पेरेंट में भी ग्रीन है? यस, अगर ग्रीन है या उसके दादा में ग्रीन है, ये कैसे जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ, इसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। एक बच्चा क्यों इतना ज़हीन है, क्या उसके पीछे उसकी हिस्ट्री, उसके वालिदैन या उसके दादा परदादा वो ज़हीन है, उनकी हाइट का क्या है, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसकी बहुत बड़ी ये ब्रांच है और बहुत ज़्यादा इसके आजकल हमें टेक्नोलॉजी में इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। तो जेनेटिक क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स को पढ़ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी का मतलब है उसको टेक्निकली यूज़ करना फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन को देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानों को या जानवरों को, जिंदा चीज़ों को दूसरे जिंदा चीज़ों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं आजकल, मीट प्रोडक्शन जानवरों में बढ़ा रहे हैं, या हम थ्रू आउट द ईयर हम इसकी अवेलेबिलिटी को पॉसिबल कर रहे हैं, प्लांट्स की या इसकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के करिश्मात हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसानों के फ़ायदे के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके भी वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जो रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ, कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये साइंस की एक ब्रांच है, यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट का ताल्लुक़ पढ़ेंगे। इसी ब्रांच में हम पढ़ रहे होते कैसे इंसान अपने माहौल को साफ रख सकता है, कैसे इंसानों की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फायर वर्क करते हैं या कोई इस तरह से दूसरे जो हम फॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात की कटाई, तो उससे हमारी वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी होता है। ये सब क्या नुकसानात, क्या फ़ायदे, कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। ये भी अपने जो इसका नेम है उसी में इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब एक पैरासाइट कितना हार्मफुल है, उसकी तमाम पैरासाइटिज्म की उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल क्या है, उसका कहाँ कहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, उसका होस्ट कौन सा है और वो कैसा पैथोजिन है, इस सब को हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे। इसकी क्लासेस डिफरेंट, बहुत बड़ा एक ये ब्रांच है बायोलॉजी की। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। एज अर्लियर आई सेड कि इसके भी वर्ड में है सोशियो बायोलॉजी, मतलब सोशल बायोलॉजी। एक हर ऑर्गेनिज्म का
अपना एक सोशली बिहेवियर होता है, उसका डिफेंस, उसका फूड के लिए उसका सर्चिंग, हर तरह का उसका लाइफ साइकिल और उसका रिप्रोडक्शन, अपना अपना उसका सोशल बिहेवियर होता है। जैसे एक कैट, एक आंट और इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, अगर उनको कोई ख़तरा है तो वो कौन सा बिहेवियर देते हैं, अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है तो कैसे आपको उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। वो जैसे हम कैट्स में अगर एग्जांपल देखें, जो क्योंकि हमारे बहुत आसपास होती हैं, तो आप जब उनकी आवाज़ें सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अभी ये अपने एरिया को डिफेंड कर रही है, किसी और कैट के साथ इसकी मतलब लड़ाई हो रही है या इस तरह से। इस तरह से जब आप जानवरों को देखते हैं, कहीं पर कोई मीठी चीज़ गिरी है तो आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पर सारे इंसेक्ट वगैरह जमा हो जाते हैं। तो ये एक बिहेवियर उनको कैसे पता चला, और अगर एक को पता चल भी गया तो बाकी कैसे आए, तो ये उनका सोशल बिहेवियर है। और इस सब को, ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर का हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्मा लफ्ज़ का मतलब है, फार्मेसी से निकला है, मतलब ड्रग्स, और फिर लॉगित का मतलब है स्टडी। ड्रग्स की फ़ायदे और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट इंसानों के लिए, और उसका कैसे उसको एनालाइज करके उसकी ब्रेकडाउन, उसका फ़ायदे, और वो कैसे कैसे डिलीवर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके क्या फ़ायदे हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि ये एक मेडिसिन की बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसमें हम ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट को पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी को। ये थी बायोलॉजी की ब्रांचेस। थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट इसकी, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। कोई इतनी डिटेल वीडियो नहीं थी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दें। और अगर आप लोग थ्रू आउट बुक से पढ़ना चाहते हैं, जैसे KPK की 9th क्लास की बुक, फर्स्ट ईयर की बुक और सेकेंड ईयर की बुक, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लेक्चर्स की समझ नहीं आती, वो लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप उस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए या मैं अपनी मर्ज़ी का दूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। थैंक